हाँ नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सकुशल कुशल मंगल होंगे। अब ध्यान देना, आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि मित्रों सुमित्रा नंदन पंत, जिनका आज हम जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनको छायावादी कवियों में गिना जाता है। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, उसमें इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है मित्रों। इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है, क्योंकि जो 3 कवि हैं छायावाद के, जो चतुष्टय कवि हैं, उनमें 3 कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, और चौथी है कवित्री जो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। और जो 3 कवि हैं पंत, प्रसाद, निराला, इनको छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है मित्रों, जिनमें से छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है और छायावाद का महेश निराला को कहा जाता है, क्योंकि वो विद्रोही स्वभाव के कवि हैं। और विष्णु जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के चितेरे कवि भी कहा जाता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म कब हुआ? तो मित्रों इनका जन्म हुआ फिक्स 1900 में, सन 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई मित्रों 1977 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ मित्रों? कौसानी गांव है, कौसानी गांव, अल्मोड़ा जिला, अल्मोड़ा जिला, अल्मोड़ा जिला, कौसानी ग्राम, और कहाँ है? उत्तरांचल राज्य, उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ मित्रों। उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। और अल्मोड़ा जो है मित्रों, अल्मोड़ा और कौसानी, वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध जगह है। एक सुंदर प्रकृति के बीच इन्होंने जन्म लिया, बचपन से ही प्रकृति की गोद में खेले हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है मित्रों, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्होंने कविता में प्रकृति को जो स्थान दिया है वो और दूसरे कवि ने नहीं दिया है। इन्होंने मानव और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध बताया है मित्रों अपनी कविता में। तो प्रकृति को अब कविता का विषय बनाने वाले बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो ध्यान देना, तो इन्हें क्या क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि और प्रकृति का चितेरा कवि। प्रकृति का चितेरा यानी कविताओं को पढ़ते समय ऐसा, चितेरा मतलब चित्रकार, पूरी प्रकृति को अपनी इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि उसका चित्र कविता में जो है उपस्थित हो जाता है, इसलिए इनको प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। और इस प्रकार से प्रकृति का वर्णन करने में कुशल कवि हैं। ध्यान देना, क्या हमने क्या कहा था? इनको छायावाद का विष्णु, छायावाद का विष्णु भी पंत को कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। मृत्यु का अच्छा, मृत्यु इनकी इलाहाबाद में हुई, ये बात ध्यान रखनी है आपको ना, इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई। एक बात ध्यान रखना, सुमित्रा नंदन पंत वैसे पढ़ लिख कर कविताएं लिखने लगे, लेकिन बाद में क्या हुआ मित्रों, जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ था, तब पढ़ाई लिखाई आदि सब कुछ छोड़कर ये उस आंदोलन की ओर प्रवृत्त हुए, आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने लगे। तो इनके अंदर देश प्रेम भी जो है जिंदा है, देशभक्त भी हम इनको कह सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अब हम जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत के विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में जानते हैं मित्रों। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो ध्यान देना, इनकी रचनाएं हैं उच्छ्वास। अच्छा, इनकी पहली कविता, इनकी प्रथम कविता कौन सी? ध्यान देना, इनकी प्रथम कविता है मित्रों गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा इनकी प्रथम कविता है, और इस कविता का प्रकाशन हुआ सन 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में इनकी प्रथम कविता का प्रकाशन हुआ, जिसका शीर्षक है गिरजे का घंटा। अब ध्यान देना, इनकी जो प्रथम रचना है, कविता जो संग्रह है, वो है उच्छ्वास। ठीक है, और इनकी प्रथम छायावादी कविता यदि पूछी जाए तो गिरजे का घंटा। पहली छायावादी रचना पूछी जाए तो मित्रों उच्छ्वास। उच्छ्वास के बाद देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्य,
वैसे इनकी रचनाएं जो है वो कौन कौन सी, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी। अगर हम सारी रचनाओं को एक साथ पढ़े मित्रों तो कौन कौन सी रचना है, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी। इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से याद जाती है, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी। बहुत ही आसानी से सारी रचनाएं याद हो जाती है। तो एक फ्लो में लाना पड़ता है याद करने के लिए, रचनाओं को थोड़ा सा फ्लो में लाइए आप। लेकिन यदि हम देखें कि बिल्कुल सन के हिसाब से देखें तो सन के हिसाब से इनकी रचनाओं को हम देखें, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव। इस पल्लव रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो। इस पल्लव रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, ये इनकी एक है मित्रों गुंजन, ठीक है। यह है इनकी छायावादी रचनाएं, यह है इनकी छायावादी रचनाएं। एक बात ध्यान रखनी मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत कविता में बदलाव के पक्ष धर रहे हैं, बदलाव के पक्ष धर रहे हैं। इसलिए केवल इन्होंने छायावादी कविता ही नहीं लिखी, अपितु इन्होंने प्रगतिशील काव्य भी लिखा, प्रगतिवादी काव्य भी लिखा। और प्रगतिवादी काव्य में इनकी 3 रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो है युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। युगांत और युगवाणी, ग्राम्य। अब ध्यान देना मित्रों, यदि प्रश्न बनता है कि छायावाद की इनकी पहली रचना कौन सी है तो उच्छ्वास, और अंतिम रचना कौन सी है तो गुंजन, ठीक है। अब ध्यान देना, इनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं वो 3 रचनाएं हैं मित्रों प्रगतिवादी। कौन कौन सी, एक तो है युगांत, एक है युगवाणी, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। और ये जो रचनाएं हैं मित्रों कौन सी है, प्रगतिवादी रचनाएं, प्रगतिवादी। तो ये तीनों एक साथ याद आएगी, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ये तीनों इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। और वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि और उच्छ्वास इनकी छायावादी रचना है। इसके बाद देखते हैं हम इनकी जो अरविंद दर्शन से जो प्रभावित रचनाएं हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी है, वो है 3 रचनाएं मित्रों, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि। एक है युगपथ, युगपथ। ये जो 3 रचनाएं मैंने लिखी है यहां पर, ये कौन सी है, अरविंद दर्शन से, इनके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव था। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं, या इनको हम कह सकते हैं अंतस चेतनावादी रचनाएं। इनकी जो चेतना क्या है, अंदर भीतर की जो चेतना है, किस दर्शन से या अंदर से भरे हुए हैं या प्रभावित हैं, उससे संबंधित रचनाएं हैं। तो 3 प्रकार की रचनाएं तो मैंने आपको पढ़ा दी। कौन कौन सी छायावादी रचनाएं, उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि। उसके बाद प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। स्वर्ण दर्शन जो है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं, अंतस चेतनावादी रचनाएं हैं। एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने एक पुरस्कार मिला इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और वो कौन सी कृति पर मिला मित्रों, चिदंबरा पर। ये कृति याद रखनी है आपको, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और किस रचना पर प्राप्त हुआ मित्रों, चिदंबरा पर प्राप्त हुआ, ठीक है। और एक इनका जो है महाकाव्य है, और वो महाकाव्य कौन सा है, वो है लोकायतन, लोकायतन। और इस लोकायतन को आपको इस प्रकार से याद रखना कि लोकायतन जो महाकाव्य लिखा गया है, ये किसके संदर्भ में लिखा गया, किसकी जीवनी पर लिखा गया है, किसके जीवन पर लिखा, ये महात्मा गांधी के विषय में लिखा गया है इसमें। तो महात्मा गांधी के विषय में जो लिखा हुआ है इनका महाकाव्य कौन सा है मित्रों, लोकायतन है, ठीक है। और एक इनकी जो सबसे बहुत अच्छी रचना है वो कौन सी है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद रचना पर इनको
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला मित्रों? कला और बूढ़ा चांद। तो ध्यान देना, रचनाएं तो आसानी से याद होती जा रही है हमें। कैसे याद होती जा रही है? वीणा पल्लव गुंजन ग्रंथि ग्राम्या उच्छ्वास, ये तो छायावादी रचनाएं हो गई। युगांत युगवाणी ग्राम्या, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हो गई। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हो गई। चिदंबरा रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और लोकायतन महाकाव्य है जो गांधी जी के ऊपर लिखा गया है। तो आसानी से सारी रचनाएं याद होती हुई जा रही है हमें। ठीक है मित्रों, अब ध्यान देना, कुछ विशेष बातें क्या है। ये जो चिदंबरा कृति पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये कब मिला? ये प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा पर। और कब मिला है? 1968 में मिला है मित्रों। और ये जो कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये मिला है 1960 में। और लोकायतन पर जो महाकाव्य पर जो इनको पुरस्कार मिला है, वो पुरस्कार है मित्रों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो 3 रचनाएं तो इनको पुरस्कारों से याद हो गई। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर? चिदंबरा पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना पर? कला और बूढ़ा चांद पर। कब? 1960 में। ये चिदंबरा पर 1968 में। महाकाव्य कौन सा है इनके द्वारा लिखा हुआ? लोकायतन। और इस लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार मिला? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है मित्रों, एक इनके द्वारा पत्रिका का संपादन भी किया गया। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया मित्रों, और उस पत्रिका का नाम है रूपाभ। बहुत अच्छी पत्रिका है रूपाभ। इस रूपाभ पत्रिका का संपादन भी जो है सुमित्रानंदन पंत ने मित्रों किया है। अब अगर हम इनके काव्य विषय की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इन्होंने प्रकृति को पहली बार काव्य का प्रमुख विषय बनाया। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का अद्भुत तरीके से चित्रण किया है। ठीक है, ये प्रकृति के सुकुमार कवि इसीलिए कहे जाते हैं। ये जहां छायावादी कवि के रूप में हैं, कहीं न कहीं ये कविता में बदलाव के पक्ष धर रहे हैं। और इन्होंने प्रगतिवादी काव्य पर भी विस्तार पूर्वक लिखा है। ये कवि होने के साथ साथ उपन्यास या आलोचना आदि भी जो है विधाओं पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है मित्रों। ठीक है, तो पत्रिका का संपादन हो गया, इनकी रचनाएं हो गई, पुरस्कार हो गए। ठीक है, और अलग अलग प्रकार से रचनाओं को पढ़ा है। इनकी जो पल्लव रचना है, मैंने बता दिया आपको, इसकी पल्लव की भूमिका छायावाद का घोषणा पत्र कहलाता है। ठीक है, और ये सारी बातें मित्रों हम सुमित्रानंदन पंत के विषय में जान चुके हैं। कहीं न कहीं ये देशभक्त भी रहे हैं। गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है, सक्रिय भूमिका निभाई है। एक बात और ध्यान देना, ब्रज और खड़ी बोली में ये खड़ी बोली भाषा के पक्षधर के रूप में खड़े हुए हैं। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी भाषा का पक्ष लिया है, पक्षधर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो ये सारी बातें सुमित्रानंदन के विषय में हो गई। मैं समझता हूं कि इतने कम समय में सुमित्रानंदन पंत की अधिक जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।